नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत ही सुखी स्वस्थ होंगे। मित्रों, ज्योतिष आप बहुत सुनते आ रहे हैं कि ज्योतिष में ये है, ज्योतिष में वो है, ज्योतिष में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व समाया हुआ है। तो वास्तव में ज्योतिष एक ऐसी गूढ़ विद्या है कि उससे जो भी हम चाहें वो जान सकते हैं। तो ज्योतिष का जीवन में क्या महत्व है, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आई हूँ। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ज्योतिष में अगर हम ये जानना चाहें कि मुहूर्त शुभ कब है, कौन सी तिथियां कब आती हैं, और किस मुहूर्त में किस समय हमें कौन सा पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, गृह प्रवेश कब करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको सदैव किसी पंचांग को देखना पड़ता है, किसी पुरोहित के पास जाना पड़ता है पूछने के लिए। तो आज मैं बताऊंगी कि सभी को ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई विशेष कामना हेतु अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना, और पंचांग के द्वारा कहते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम इन तीनों का ज्ञान हमें होता है और शुभ मुहूर्त देखकर अगर हम कोई कार्य संपन्न करते हैं तो उसमें हमें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और हमारे जो रुके हुए कार्य हैं, जिस कामना के हेतु हम कार्य कर रहे हैं, उसकी पूर्णाहुति भी होती है। तो मित्रों, आज हम इसीलिए आपके पास चर्चा लेकर के आई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा वीडियो हो सकता है, आप इसको पूरा देखिएगा। तो मैं बताऊंगी कि तिथि, जैसे आपने सुना कि आज षष्ठी तिथि की 6 है, आज ये तिथि इतने बजे से लग रही है, तो इसमें कोई पूजा नहीं किया जा सकता है, या ये तिथि वृद्धि हो गई है। तो अक्सर महीने में आपने देखा है कि 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं और 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं, 30 तिथियां होती हैं। तो 30 तिथियों में 1-2 तिथियों की क्षय और वृद्धि अवश्य होती है। हर मास में 1-2 तिथियों की वृद्धि या क्षय अवश्य हो जाती है, क्योंकि ये जो तिथियां बनती हैं, ये सूर्य और चंद्रमा के अंतरांशों के अंतर जो भोगांश होता है, उससे तिथियां बनती हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या तिथि होती है, उसको कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का मिलन या भोग। तो मित्रों, जैसे हमारे सनातन में, हमारे जो वैदिक शास्त्र में ये बताया गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। तो तिथियां भी जो शुरू होती हैं वो शुक्ल पक्ष के से ही शुरू होती हैं। तो शुक्ल पक्ष की तिथियां जो होती है अमावस्या के बाद में, प्रतिपदा से लेकर के और जो पूर्णिमा तक की तिथियां आती हैं वो शुक्ल पक्ष की तिथियां कहलाती हैं, और जो पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां आती हैं तो वो कृष्ण पक्ष की कहलाती हैं। तो इन तिथियों में कौन से कार्य कब करना चाहिए और कौन सी तिथियां हमें शुभ फल प्रदान करती हैं, तो हम तिथि और वार के अनुसार आज जानने का प्रयास करेंगे कि मित्रों, यदि तिथि और वार के अनुसार यदि हमने कोई कार्य संपन्न किया है, किसी कामना हेतु अनुष्ठान किया है, तो उसमें हमें 50% का लाभ मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर सभी की हम गणना कर लेते हैं, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सबको अनुकूल लेकर चलते हैं, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस कामना के हेतु हम कर रहे हैं उसमें हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि आज पहले तो हम ये बताएंगे कि कौन सी तिथि क्षय होती है और कब तिथि वृद्धि कब कहलाती है। तो मित्रों, हमारी जो तिथियां होती हैं वो सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक 24 घंटे की में एक तिथि पूर्ण होती है। तो तिथि कब लग रही है ये जान लीजिए आप। जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे पहुंच जाता है, 12 अंश पर आगे पहुंच जाता है, तब एक तिथि पूर्ण होती है। अब चंद्रमा किस समय
सूर्य के पास प्रवेश किया है, किस समय वो सूर्य के पास से आगे बढ़ रहा है, तो वो सब समय के ऊपर आधारित होता है। तो कभी कभी रात्रि में तिथि उदय होती है, कभी दिन में होती है। तो वही मैं आज आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपके साथ में वीडियो बना रही हूँ कि जब सूर्य से 12 अंश भोगांश करने के बाद सूर्य चंद्रमा आगे निकल जाता है तो एक तिथि का पूर्ण हो जाता है। तो जब एक तिथि पूर्ण हो जाती है उसको प्रतिपदा तिथि कहते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष से तिथियां शुरू होती हैं। तो आइए जानते हैं कि जो सूर्योदय से अगली सूर्योदय तक तिथि रहती है वो तिथि पूर्ण कहलाती है। और जो सूर्य उदय के समय तिथि शुरू हुई है और अगली जैसे रात के 3 बजे समाप्त हो गई और सुबह 7 बजे उदय हो रही है तिथि और रात्रि में 3 बजे अगर समाप्त हो गई है तो उस तिथि को क्षय कहा जाता है कि इस तिथि का क्षय हो गया है। और जो तिथि सूर्य उदय के साथ में लगी और अगले सूर्य उदय तक रही उस तिथि को पूर्ण वृद्धि तिथि कहते हैं। तो तिथि क्षय और तिथि वृद्धि दोनों ही तिथियां शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई हैं। उसमें शुभ कार्यों से हमें अच्छा फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे हम कोई व्रत कर रहे हैं तो हम लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि अगर तिथि क्षय है तो हम किस वजह से किस समय हम पूजन करें, किस समय पूजन ना करें। तो मित्रों, जब तिथि क्षय होती है और जैसे तिथि कोई 7 बजे लगी और अगले दिन वो अगर 6 बजे तक रह रही है तो फिर जो उदया तिथि की है उस पे हम अपना पूजन या व्रत संपन्न करते हैं। जो जैसे 8 बजे 9 बजे तिथि लगी तो उस तिथि को क्षय माना जाता है, उसमें हम व्रत नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। बहुत सारे जगह पर व्रत नहीं किया जाता है जब तक पूर्ण तिथि नहीं मिलती है। उदया तिथि लेकर के हम व्रत अपना संपन्न करते हैं। तो तिथियों की जानकारी मैंने दी कि जो सूर्योदय से साथ में लगती है और सूर्योदय अगले सूर्योदय तक रहती है वो तिथि शुभ मानी जाती है। और जो तिथि सूर्योदय के बाद लगती है और सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है वो तिथि क्षय मानी जाती है। और जो सूर्योदय के साथ में लगी और अगले सूर्योदय होने के बाद तक रही वो वृद्धि तिथि कहलाती है। तो ये आप जान लीजिए। अब इसके बाद में कौन सी तिथियां शुभ होती हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है, बताने के लिए मैंने लिख के रखा है जिससे आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मित्रों, जैसे होते हैं कि तिथि और वार के अनुसार हम आज आपको बताएंगे कि कौन से शुभ योग्य कार्य हम कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश है, सगाई है, शादी है, मुंडन संस्कार है, हवन है और विशेष अनुष्ठान जो हम करना चाहते हैं और किन तिथियों में करें कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे नंदा तिथि, जिनका भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 प्रकार की तिथियां नियुक्त की गई हैं। तो सबसे पहले आता है नंदा 1, 6, 11। यदि 1, 6, 11 तिथि मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि अगर शुक्रवार को पड़ जाती है तो ये बहुत उत्तम मानी जाती है। इसको हम शुभ कार्यों में, जैसे किसी की सगाई हो रही है, शादी हो रही है या और कोई शुभ कार्य के लिए हम अगर करने जा रहे हैं तो इस तिथि में शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि नंदा तिथि ये प्रतिपदा तिथि को वृद्धि तिथि और उत्थान देने वाली तिथि कहा गया है। अगर ये प्रतिपदा है तो ये वृद्धि तिथि कही गई है, वृद्धिप्रदा कही गई है, मतलब समृद्धि देने वाली। और उत्थान हमारे जैसे हम अपना बिजनेस करने जा रहे हैं इधर इस तिथि में करते हैं तो हमें उन्नत की ओर ले जाती है। तो ये नंदा तिथि प्रतिपदा को शुभ माना गया है। इसके बाद में आता है षष्ठी तिथि। तो षष्ठी तिथि जो है यश प्रदा, ये हमें प्रसिद्धि देने वाली होती है। हम अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं, तो अगर इस दिन से अपने उसमें संकल्प लेते हैं तो उनको प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, राज सत्ता की भी प्राप्ति होती है अगर षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन पड़ गया तो। इसके बाद कहते हैं एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि आनंद प्रदा कही गई है, आनंद और सुख देने वाली होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि उत्थान देने वाली, यश देने वाली, प्रसिद्धि देने वाली और आनंद के अथवा सुख को प्राप्त करने वाली 3, 6, 11 तिथियां नंदा तिथि यदि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो बहुत ही उत्तम हमें फल की प्राप्ति होती है, सुख शांति और उन्नति सब कुछ देती है।
इसके बाद आता है भद्रा। तो भद्रा आपने सुना है कि भद्रा तिथि में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अशुभ माना गया है। लेकिन मित्रों भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती है, शुभ भी होती है। तो कहते हैं द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि अगर बुधवार के दिन पड़ती है तो क्या फल देती है? द्वितीया मंगलवार को मंगल प्रदा कही गई है और मंगल देने वाली होती है। अगर ये द्वितीया तिथि बुधवार को पड़ जाए तो शुभ होती है, ये मंगल देने वाली, मंगल प्रदा कही गई है और मंगल करने वाली होती है अगर ये बुधवार के दिन पड़ जाए। अब इसके कहते हैं सप्तमी। अगर सप्तमी तिथि को भद्रा है और बुधवार का दिन है तो ये मित्र प्रदा कहा गया है, ये भी शुभ फल देने वाली कही गई है। तो भद्रा भी मित्रों शुभ कही गई है। इसके बाद 12 दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों तिथियों को मैं बता रही हूँ। द्वादशी तिथि है और बुधवार का दिन है तो यश प्रदा, प्रसिद्धि देने वाली। अगर द्वादशी तिथि है और ये बुधवार का दिन है तो ये यश और प्रसिद्धि देने वाली तिथि कही गई है, उत्तम मानी गई है। इसमें यदि भगवान का रुद्राभिषेक किया जाए या खुशी कामना है, संतान की प्राप्ति है तो उनका अनुष्ठान किया जाए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो द्वादशी तिथि को प्रदोष काल की बेला भी कहा गया है और ये तिथि शुभ भी मानी गई है। इसके बाद आता है जया तिथि। जया तिथि में कहते हैं, जैसे नाम से भी आपको ज्ञात होगा कि विजय देने वाली। तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी अगर ये मंगलवार के दिन पड़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? तृतीया तिथि को बल प्रदा तिथि कहते हैं, शक्ति देने वाली। और अगर अष्टमी तिथि है तो ये द्वंद्व है, ये युद्ध करने वाली। अगर मंगलवार का दिन है और अष्टमी तिथि पड़ गई मंगलवार के दिन तो ये मन में द्वंद्व उत्पन्न करती है। किसी के साथ अगर आपकी वाद विवाद हो गया तो झगड़ा लंबा बढ़ सकता है। तो ये मंगलवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो ये अशुभ मानी गई, ये शुभ फल की प्राप्ति नहीं कराती है। इसके बाद आता है त्रयोदशी तिथि। अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाती है तो ये जया प्रदा कहते हैं, विजय देने वाली। जैसे आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, यदि आप उसमें जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, या किसी के साथ में कोई और वाद विवाद है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मंगलवार के दिन अगर त्रयोदशी तिथि पड़ रही है तो ये उत्तम मानी गई है, इसमें आपको विजय दिलाती है। इसके बाद आता है नंबर 4 पे रिक्ता तिथि। 4, 9, 14 अगर शनिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि अगर शनिवार के दिन पड़ जाती है तो इसको रिक्ता, रिक्त मतलब खाली स्थान, ये तिथियां अशुभ मानी गई हैं। अगर कोई शुभ कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं तो शनिवार के दिन आप इन तिथियों में कार्यों को शुरुआत ना करें, ये तो आपको अशुभ फल देंगी, इसमें कार्य की आपको सिद्धि नहीं होगी। परंतु किसी साधना, अनुष्ठान, तंत्र क्रिया और ये कोई विशेष अगर देवताओं की पूजा के लिए आप संकल्प करते हैं और उनकी साधना करते हैं तो वो उत्तम मानी गई है। शनिवार का दिन है और सिद्धियां अगर आप चाहते हैं किसी देवी देवताओं की तो मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके, साधना करके आप उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी शुभ कर्म के लिए ये 4 और 4, 9, 14 शनिवार के दिन की तिथियां दोनों पक्षों की अशुभ मानी गई है। इसके बाद पूर्णा तिथि 5, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि। तो मित्रों 15 जो तिथि होती है वो पूर्णिमा होती है और जो अमावस्या तिथि होती है वो 30 महीने की अंतिम तिथि जो है, इस दिन महीना पूर्ण होता है। तो अमावस्या को 30 तिथियां कहा गया है। तो इसमें कहते हैं अगर गुरुवार का दिन पड़ गया और पंचमी तिथि है तो ये लक्ष्मी प्रदा है। याद रखिएगा कि अगर गुरुवार का दिन है, जैसे कहते हैं कि पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र, तो नक्षत्र की चर्चा हम आपसे आगे करेंगे, पुष्य योग की बात करते हैं। तो अगर पंचमी तिथि पड़ गई, दशमी तिथि पड़ गई, पूर्णिमा तिथि पड़ गई या अमावस्या तिथि पड़ गई और गुरुवार का दिन पड़ गया तो ये बहुत उत्तम कार्य के लिए अच्छी मानी गई है, उत्तम मानी गई है। तो इसमें कहते हैं कि अगर पंचमी तिथि है तो लक्ष्मी ही प्रदा कही गई है और ये संपत्ति देने वाली होती है। और अगर दशमी तिथि है तो ये बहुत शांति और शुभ
फल प्रदान करने वाली है। जिस कार्य को आपको करना हो, अगर आप कोई देख लीजिए तिथियों में, अगर 10वीं तिथि पड़ी और गुरुवार का दिन है तो ये पूर्णा तिथि, पूर्ण मतलब पूर्ण कार्य को करने वाली। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, चाहे स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं, या कोई भी अनुष्ठान अगर आप 10वीं के दिन करते हैं और गुरुवार का दिन पड़ जाता है तो बहुत ही उत्तम माना गया है। गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, दिन के हिसाब से और आपको राहु काल का ध्यान भी रखना आवश्यक हो जाता है, तो मुहूर्त भी देखना चाहिए। ये 5 चीजें जो बताई गई हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, तो इनको देखने के बाद में फिर मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन किसी न किसी समय राहु काल का समय जरूर होता है। तो अगर राहु काल में कोई हम विशेष कार्य शुरू करते हैं तो उसमें भी विघ्न आते हैं। इसके बाद आता है 15 तिथि। 15 तिथि को पूर्णिमा तिथि कहते हैं और ये सौम्य तिथि कही गई, ये भी बहुत ही शुभ फल देती है। जिससे पूर्णिमा को हम कोई भी कार्य कर लेते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करके हम कोई कामना की सिद्धि के लिए हम अगर पूजन करते हैं तो हमारी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो पूर्ण गुरुवार का दिन हो, पूर्णिमा तिथि हो, तो वो दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। तो पहले हमारे शास्त्रों में गुरुवार तिथि का बहुत ही ध्यान रखा जाता था, लेकिन आज लोग अपने समय और सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसमें परिश्रम बहुत करते हैं, आराधना भी करते हैं, पूजन भी कराते हैं, दान दक्षिणा भी खूब देते हैं, परंतु उनके अनुकूल उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो तो हमेशा सदैव तनाव में ही रहते हैं, सुखों की प्राप्ति कम हो पाती है। इसके बाद कहते हैं कि अमावस्या तिथि, तो अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों को दी गई है कि अगर इसमें कोई पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं, उनके साथ श्राद्ध करते हैं या किसी कामना के लिए कोई अगर आप कोई पूजन करते हैं तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितर आपको आपके संतुष्ट होते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज बताया है कि वार के अनुसार तिथियों का शुभ और अशुभ, अगर यही तिथियां अन्य दिनों में पड़ती हैं तो कहते हैं वो मृत्यु योग बनाती हैं, वो शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो तिथियों का विचार और वार का विचार करना, इसके साथ साथ में अगर नक्षत्र, करण, योग और करण तीनों का अगर विचार कर लिया जाए तो उत्तम है। अगर नहीं हो पाता है तो ये 2 ही अगर हम समय को अनुकूल कर लेते हैं, तिथि और वार के अनुकूल करके और मुहूर्त के हिसाब से अगर कोई हम कार्य संपन्न करते हैं, कोई भी पूजन कार्य करते हैं, कोई भी हम करते हैं अगर कार्य, तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सुखों की प्राप्ति होती है, घर में उन्नति होती है, संतान की संबंधी समस्या भी दूर होती है और घर में भी सुख शांति रहती है। तो ये तिथियों का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने तिथियों की जानकारी दी है, क्योंकि हमारे सनातन में तिथियों का बहुत महत्व होता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो तिथियों की अगर सही जानकारी होती है तो हमें सुफल की प्राप्ति होती है। आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार। यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।